इमिग्रेशन इंडस्ट्री में फ्रॉड होना एक बहुत ही कॉमन बात मानी जाती है। यदि मैं पिछले 25-30 सालों की बात करूं तो करोड़ों लोगों ने इमिग्रेशन और माइग्रेशन लिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। खास तौर पे मैं बात करूं 2000 सन से लेकर अब तक 2025 चल रहा है, तो 25 सालों में करोड़ों लोग जो है वो बाहर सेटल हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने माइग्रेशन लिया, इमिग्रेशन लिया, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, बिजनेस वीज़ा, ऐसे कई वीज़ाज पे वो बाहर गए। उनमें से कई जो लोग हैं उनके साथ फ्रॉड भी हुआ। डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में उनकी रिपोर्ट्स भी हुई और कंसल्टेंट ने गलत किया, एजेंट ने गलत किया या क्लाइंट ने कुछ गलत किया या कैसे मिसकमिटमेंट होती है। तो इसके बारे में यदि पूरी हमें नॉलेज मिल जाती है, देखिए माई वीज़ा ने शुरू से ही आपके साथ एक कमिटमेंट की कि हम डिफरेंट लेवल्स पे आपको अवेयर करते रहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे ताकि किसी भी किस्म का आपके साथ फ्रॉड ना हो। अब इतना कहने के बावजूद भी यदि आपके साथ फ्रॉड होता तो हम उसमें यही आपसे कहेंगे कि यदि मैं अभी आपके साथ 5-7 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो इन बातों को भी आप ध्यान से सुन लो, तो आपके साथ कोई भी नुकसान नहीं होगा। कई बार हम बीइंग ए क्लाइंट हम बहुत ज़्यादा किसी कंट्री के लिए इतने क्यूरियस हो जाते हैं कि बस हमें उस कंट्री में भेज दो। हम कंसल्टेंट या एजेंट की सिलेक्शन नहीं कर पाते, हमें चॉइस नहीं हो पाती कि किन लोगों के पास जाना है और कैसे उनको पैसा देना है और कैसे उनको फ़ी देनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे नॉलेज पे, हमारी अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। तो अगले 4-5 मिनट में मैं आपको आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि आप क्लाइंट हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, चाहे विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, चाहे वर्क परमिट के बेस पे जाना चाहते हैं या आपने पीआर लेनी है, कोई बिज़नेस वीज़ा लेना है, किसी भी वीज़ा के ऊपर आपने जाना है तो आपका जो कंसल्टेंट है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको मालूम होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट आप फ्रॉड से बच पाएँ। क्योंकि होता क्या है कि हम कंसल्टेंट की बातों में आ जाते हैं, कई बार उनकी जो कमिटमेंट होती है वो ओवर कमिटमेंट होती है, जिसे मैं अपनी भाषा में तो मिस कमिटमेंट कहता हूँ। हम उनकी बातों में, हम उनके झांसे में आ जाते हैं और मुंह मांगा पैसा देते हैं कि सर 20 लाख ले लो, 30 लाख ले लो। तो गलती हमारी भी होती है और जब आपको लगता है कि ये कमिटमेंट जो है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो फिर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उनकी कंप्लेंट्स करते हैं। ये और जब कंप्लेंट कर भी लेते हैं तो पैसा वापस आता है, नहीं आता, वो बात की बात है। बट कितनी हरासमेंट होती है, इतनी हार्ड अर्न्ड मनी को हम किसी के हाथों में लाखों रुपया दे देते हैं और उसके बाद हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमने ये क्या कर दिया कि पहले कुछ स्टेप्स पे ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। ठोकर खाने के बाद यदि आपको नॉलेज आती है तो उसका क्या फ़ायदा? या या यदि आपको नॉलेज आती है तो जो पिछला जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? तो अगले 5-7 मिनट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन-किन बातों का ध्यान रखो कि आपके साथ कोई लाखों का ऐसा फ्रॉड ना हो, हज़ारों का फ्रॉड भी ना हो। मतलब बात ये है कि आपके साथ कोई ऐसी मिसकमिटमेंट होती है तो आपको मालूम पड़ जाए। तो सबसे पहली बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि जिस भी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जा रहे हैं, उसके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी अथॉरिटी से वो मान्यता प्राप्त हो। अब मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया में, पंजाब में खासतौर पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशंस के अंडर आपको लाइसेंस मिलता है और उसकी जो कॉपी होती है वो जितने भी अच्छे कंसल्टेंट हैं वो अपने ऑफिस में उसको लगा के रखते हैं ताकि यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको मालूम हो कि ये जो कंसल्टेंट है ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है। नो डाउट कि जो कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं उनके कारण जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनका भी जो नाम है वो बदनाम होता है। तो पहली बात तो ये कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, उनके पास कंसल्टेंसी का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस पर्सन के पास जा रहे हैं उसके पास लाइसेंसिंग है। यदि आप वर्क परमिट के बेसिस पे बात करना चाहते हैं तो उस कंसल्टेंट के पास या उस एजेंट के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो लाइसेंस होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस का मतलब ये होता है कि वो आपको बाहर किसी कंट्री में, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको जॉब दिलवाने के लिए कंसल्टेंसी दे सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है उसका सोशल सर्कल होता है। देखो लाइसेंसिंग कई स्टेट्स में, इंडिया के कई स्टेट्स में अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी पैसा दे दें। उसका जो सोशल सर्कल है वो आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ पर आपने 10-20 हज़ार से लेकर 10-20 लाख रुपए तक
किसी कंसल्टेंट पे या एजेंट पे आपने ट्रस्ट करना है तो उसका ये देखिए कि सोशल सर्कल क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका घर परिवार कहाँ पर है। तो इससे क्या होगा कि उस कंसल्टेंट के मन में ये कहीं ना कहीं मन में होगा कि कल मैं कोई फ्रॉड करता हूँ तो मेरे घर तक आ सकते हैं। अब वो घर बार बेच के कहीं जा सकता है, वो बात की बात है, बट हमें पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी से वो जुड़ा हो। सेकंड, उसका सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं तो उनकी तरफ हम इंटरेक्ट हो जाते हैं कि कोई कहता है हम 4 लाख में आपको वर्कआउट दे देंगे, 5 लाख में हम आपको कनाडा का वर्कआउट दे देंगे और पैसा भी वीजा लगने के बाद लेंगे और पैसा भी आप वहां पर कमा के दे दीजिए, और कई ऐसी मिस कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट होती है। तो हम उनके झांसे में आ जाते हैं। तो फिर पहले तो हम उनको अपना पासपोर्ट हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कहते हैं कि आपकी एम्बेसी फीस भी आपको देनी पड़ेगी, आपके कुछ ये मेडिकल के चार्जेस हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए आपको एम्प्लॉयर ने वहां पर मांगा है वो आपको देना पड़ेगा। तो हम फंस जाते हैं। तो फंसते क्यों है? क्योंकि हम ल्योर हो जाते हैं, हम उनकी ओवर कमिटमेंट को सच्चा मान लेते हैं कि यस, कि यदि हमें ये कह रहा है कि किसी कंट्री में जाके पैसा ना देकर वहां पर काम करने के बाद उस सैलरी में आपका डिडक्शन हो जाएगा, तो इन चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये पॉसिबिलिटीज में आती है या नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको मालूम पड़ जाता है कि सोशल सर्कल अच्छा है, जो डिफरेंट सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, या किसी भी सोशल मीडिया पे यदि वो ऐड कर रहा है और आपको लगता है ये जो एडवर्टीजमेंट है ये नॉन प्रैक्टिकल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कंसल्टेंट के पास बिल्कुल मत जाइए, उसमें आपका जो पैसा है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके मन में ये रहना चाहिए कि जो कहते हैं कि हम पैसा जो है वीजा लगने के बाद लेंगे, खासतौर पे हम विजिटर वीजा की बात करते हैं। विजिटर वीजा में जो भी पैसा लिया जाता है वो वीजा लगने के बाद जब लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है या सोर्स ऑफ फंड है या आपकी जो बैंकिंग है वो जेन्युइन होनी चाहिए। होता क्या है कि पे आफ्टर वीजा के चक्कर में एक कंसल्टेंट, उसको मालूम होता है कि मुझे 5-7-10 लाख रुपया बच जाएगा इस केस में, तो वो अपने तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेपर्स है वो अरेंज करके उसमें लगाते हैं। वीजा लग जाता है तो अच्छी बात है। अच्छी बात का मतलब ये है कि उनको तो 10-20 लाख मिल जाएगा, बट आपके लिए नुकसान ये हो जाता है कि आप बॉर्डर में जब इमिग्रेशन की जो ये प्रोसेस होता है उसमें आप पकड़े जा सकते हैं। अब जिसने 10-20 लाख ले लिया वो तो कहता है मैंने वीजा लगवा दिया, आपने वहां पर नहीं हैंडल कर पाए इमिग्रेशन ऑफिसर का, तो हम क्या करें। तो कहने का मतलब ये, तो यदि आपके डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में आपकी छेड़खानी की हुई है, उसमें टैंपरिंग की हुई है, तो फिर हो सकता है कि आप पे कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। कंसल्टेंट या एजेंट पे लीगल एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता है वो बात की बात है, बट आप जब किसी पुलिस के या इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में आ जाते हो तो फिर लीगल जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो आपके पहले लिया जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि आपने चाहे 1 लाख रुपए देना, चाहे 30 लाख रुपए देना है, कोशिश ये करिए कि पे आफ्टर वीजा या सारे पैसे वीजा लेने के बाद में आप देख लीजिए कि क्या आपके ही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं कि एक कंसल्टेंट या एजेंट अपने तरीके से डॉक्यूमेंट लगा रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट बात ये है कि यदि आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं तो स्टडी वीजा में कोशिश ये करिए कि सबसे पहले जो अपनी ऑफर लेटर की फीस है वो अपने क्रेडिट कार्ड से दिए। दूसरा, जो आपकी ट्यूशन फीस है या आपकी कनाडा में सपोज जीआईसी है या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो प्रोसेस होता है पैसा जमा कराने का, तो कोशिश ये करिए कि अपने बैंकिंग से जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री का जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अपने बैंक से वहां पर ट्रांसफर करिए। भगवान ना करे कि वीजा रिफ्यूज हो भी गया तो एज इट इज आपका पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यदि आप किसी एजेंट को, कंसल्टेंट को 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दे देते हैं और वो हाफ फी डिपॉजिट कराते हैं या नहीं जमा कराते और फिर आपके साथ मिस कमिटमेंट होती है, तो फिर आपको जो मुश्किल का जो सामना जो वो करना पड़ सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने प्रोसेस बताया, चाहे वो एम्बेसी फीस हो, चाहे वो ऑफर लेटर की फीस हो, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, चाहे वो किसी भी किस्म का फंड हो, आपके बैंकिंग से यदि वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो आप सेफ रहती हैं। पे आफ्टर वीज़ा का यदि कोई कंसल्टेंट या एजेंट आपसे कमिटमेंट करता है, तो आप देख लीजिए कि उसमें उसने अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट ना लगाए हो, तो ऐसा करने से आप सेफ रहते हैं। और मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कोई भी एम्बेसी जो है वो 10 से 15 हज़ार से ऊपर, खासतौर पे विजिटर वीज़ा की बात करें तो इससे ऊपर फी नहीं लेती है। एम्बेसी की जो चार्जेस है वो इतने रहते हैं। सपोज आपसे कोई 15-20 लाख रुपए कहता है तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि सर्विस चार्जेस 10-15-20 हज़ार रुपये यदि वो अकॉर्डिंग टू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहते हैं तो इट्स ओके। यदि आपसे 10 से 20 से 30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है तो वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में आता है, तो वो आपको देखना चाहिए।
तो ये सारी बातें की हैं, ये आपकी भलाई के लिए ये की है, ताकि जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, देखिए अब मुझे नहीं मालूम कि इन बातों का आप पे असर होगा नहीं होगा, बट मेरा सिर्फ एक ही मानना होता है कि यदि एक भी पर्सन इस वीडियो को ध्यान से सुनता है, मेरी बात को ध्यान से सुनता है और आगे शेयर करता है, अपने फ्रेंड सर्कल को बताता है, तो कोई एक पर्सन भी यदि 2-4 लाख 5-10 लाख के उसके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में बच जाता है, तो हमें आपका यही आशीर्वाद चाहिए होता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को 5 o'clock मैं दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक लेकर या एक नए अवेयरनेस टॉपिक को लेकर, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना आए। सो मुझे दी इजाजत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।